नमस्कार जन टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान में सरकार को 1 साल होने वाला है। गहलोत सरकार की यह तीसरी पारी है और इसका पहला साल 17 तारीख को होगा। इसको लेकर के बाकायदा कैबिनेट में कुछ एजेंडे पारित भी कराए गए हैं। जन टीवी ने जैसे कि एक दिन पहले ही आपको बताया था कि सरकार का फोकस महिला, यूथ और किसानों पर रहेगा सरकार के 1 साल पर। हम आपको आज का मजमून दिखाएंगे और बताएंगे कि कैबिनेट के क्या खास बातें रही, यानी कि क्या खास फैसले रहे। और दूसरी ओर अगर बात करें तो बीजेपी भी विरोध जताने के लिए तैयार है। बाकायदा इसके लिए प्रभारी अविनाश राय खन्ना जयपुर पहुंचे और जयपुर में आकर के उन्होंने बीजेपी की बैठक ली है। तो चले मैं आपको मजमून दिखाता हूं, उसके बाद हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे कि इसको किस तरह से देखा जाता है। देखिए आप मजमून। मंत्रिमंडल की बैठक में जो पहले मंत्रिमंडल की बैठकें हुई और उनमें जो निर्णय किए गए उनकी पुष्टि की गई और जो सर्कुलेशन के माध्यम से हमारी सरकार ने या मंत्रिमंडल ने फैसले किए उन फैसलों के ऊपर मोहर लगी है। प्रदेश की गहलोत सरकार 17 दिसंबर को अपने कार्यकाल का 1 साल पूरे करने जा रही है। इस 1 साल के जश्न पर गहलोत सरकार प्रदेश को कई सौगातें देने की तैयारी में जुट गई है। इन सौगातों में कुछ पर गहलोत कैबिनेट में आज मोहर लग चुकी है। कैबिनेट में हुए इस अहम फैसलों में गत वसुंधरा सरकार में जारी भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना का नाम परिवर्तन कर अब जनाधार योजना कर दिया गया है। 31 मार्च 2020 तक ही अब भामाशाह कार्ड की वैलिडिटी रहेगी। इसके बाद नया जनाधार कार्ड ही उपयोग में लिया जा सकेगा। इसके अलावा 12 जिले के शहरिया क्षेत्रों में अब 5% आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। इस तरह 10% आर्थिक श्रवण आरक्षण के साथ अब 12 जिले में कुल 64% आरक्षण हो जाएगा। शहरिया क्षेत्र में 12 जिले में पिछड़ा वर्ग को 5% आर्थिक आधार पे और 10% जो सवर्ण लोगों को आरक्षण है उसका प्रोविजन करने पर आज मोहर लगी है। अब वहां टोटल 64% रिजर्वेशन हो जाएगा। यही नहीं, गहलोत कैबिनेट में सरकार के 1 साल पूरे होने का पूरा कार्यक्रम तय कर दिया गया है। इसमें 17 से 19 दिसंबर तक सरकार के कुल 17 विभागों से जुड़े महत्वपूर्ण आयोजन होंगे। इन कार्यक्रमों में युवा, उद्यमियों, किसानों और महिलाओं के साथ ही प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य को लेकर सरकार बहुत कुछ नया करने जा रही है। 17 दिसंबर को सुबह रन फॉर निरोग राजस्थान का आयोजन होगा। इसी तरह कृषक कल्याण के लिए किसान सम्मेलन होगा जिसमें कृषि निर्यात नीति का विमोचन किया जाएगा। इसी तरह 18 दिसंबर को प्रदेश में जनता क्लिनिक का शुभारंभ जयपुर के जगतपुरा स्थित वाल्मीकि नगर में किया जाएगा। वहीं महिला सशक्तिकरण के लिए मैं शक्ति हूँ योजना का आयोजन होगा। प्रदेश में एमएसएमई उद्योगों के विकास के लिए एक एमएसएमई कॉन्क्लेव का आयोजन 19 दिसंबर को किया जाएगा। जगतपुरा में जनता क्लिनिक के शुभारंभ की घोषणा मुख्यमंत्री जी ने की थी इस बजट में। तो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पहले 10 जनता क्लिनिक का शुभारंभ कर रहे हैं। तो पहली जनता क्लिनिक सुबह 9:30 बजे से 10 बजे के बीच में वाल्मीकि नगर में उसका शुभारंभ मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा किया जाएगा। गहलोत सरकार भले अपने 1 साल को उपलब्धियों के साल के रूप में मानने की तैयारी में जुटी है, लेकिन दूसरी ओर भाजपा ने कई मुद्दों पर गहलोत सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है। भाजपा 16 दिसंबर को पहले जिला स्तर पर उपवास रखेगी, जिसमें सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक गांधी जी की मूर्ति के पास ये उपवास रखा जाएगा। तो वहीं 17 दिसंबर को सरकार की 365 विफलताओं का चार्जशीट जारी करेगी, जिसमें पंचायत स्तर पर भाजपा कार्यकर्ता 365 मीटर पैदल मार्च भी करेंगे। उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार में पहले पायदान पर है, तो वहीं महिला उत्पीड़न और बाल तस्करी में अव्वल रहा है। राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस ने छलावे से सत्ता हासिल की है। 2 धुरमों पर बटी हुई इस सरकार के मुखिया जब 365 दिन में लगभग 200 दिन दिल्ली दरबार की हाजिरी में रहे, वहां किसी प्रकार की विकास और गुड गवर्नेंस की कल्पना हम नहीं कर सकते। राजस्थान के हाल और आम आदमी के परेशान रहने का सारा आरोप पत्र हम सरकार के विरुद्ध जारी करेंगे। लोक लुभावनी योजनाओं और घोषणाओं पर नए कलेवर के साथ एक बार फिर सत्ता पक्ष अपनी मोहर लगाने की तैयारी में है, तो वहीं विपक्ष में बैठी भाजपा सरकार विफलताओं की पोल खोलने में जुटी है। जाहिर सी बात है कि इस सियासी लड़ाई में एक बार फिर जनहित के मुद्दे गौण होंगे। एक और आयोजन होंगे, दूसरी ओर प्रदर्शन, लेकिन जनता को फिर से उम्मीद होगी कि प्रदेश में कुछ नई उपलब्धियां जुड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज।
तो चलिए, आपने मजमून देखा और हम आपको ले चलते एक बार हमारे पैनलिस्ट के पास में, जहां इस वक्त मौजूद हैं भाजपा नेता वीरेंद्र शर्मा, बीएसपी नेता विष्णु कुलवाल, जन टीवी के एडिटर इन चीफ एसके सुराना और भंवर सिंह शेखावत सीपीएम नेता हमारे साथ में है इस वक्त, और उपेंद्र राजपुरोहित समीक्षक हमारे पास साथ में है। सभी का स्वागत है। मैं सबसे पहले वीरेंद्र जी आपके पास में आना चाहूंगा। बीजेपी एक दिन पहले उपवास रख रही है और दूसरे दिन 365 यानी कि पूरे एक साल में आप लोगों को लगता है कि हर दिन एक विफलता सरकार की रही है, लेकिन अशोक गहलोत साफ दावा कर रहे हैं कि बीजेपी के पास में कुछ दिखाने के लिए है नहीं, तो रस्म अदायगी तो करनी ही होगी। जी वीरेंद्र जी। जी देखिए योगेंद्र जी, रस्म अदायगी तो यह सरकार करेगी जब ये अपना एक वर्ष पूरा जनता के सामने उसका परिणाम लेके जाएगी कि एक वर्ष में हमने क्या किया। जनता ने भी देखा है कि इन्होंने किस प्रकार से जो वादे किए थे, चाहे वह कृषि ऋण के माफी का वादा हो, चाहे बेरोजगारी भत्ते देने का वादा हो, इन दो वादों के ऊपर ही कांग्रेस सरकार बनाने में कामयाब हो पाई थी। लेकिन ये दोनों ही वादे पूर्ण नहीं कर पाई, और दोनों वादे पूर्ण करने की जो दूर की बात है, यह प्रदेश भ्रष्टाचार में देश में प्रथम नंबर पे आ गया है। कानून की स्थितियां आप भी देख रहे हैं, पूरी जनता भी देख रहे हैं किस प्रकार बिगड़ चुकी है। यहाँ तक कि महिला अपराधों में 65% की वृद्धि हुई है और दलित अत्याचारों पर 46% की वृद्धि हुई है। और जिस प्रकार मैं लौट रहा हूँ आपके पास, वीरेंद्र जी मैं आऊंगा आपके पास में, आपके पास में लौट रहा हूं मैं लौट रहा हूं आपके पास में वापस। हमारे साथ इस वक्त उपेंद्र राजपुरोहित जुड़े हुए हैं। उपेंद्र जी, सरकार एक तरफ, वीरेंद्र जी मैं लौटूंगा आपके पास में, वीरेंद्र जी मैं लौट रहा हूं आपके पास में, एक बार रोकना चाहूंगा, मैं उपेंद्र राजपुरोहित जी के पास जाना चाहूंगा। उपेंद्र जी मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। कांग्रेस सरकार है और जनता तो यह भी कह रही है कि पिछले कुछ समय से एक परंपरा से बन गई है कि हर साल अपना सालगिरह मनाए। जनता के बीच मैसेज वैसे होना चाहिए कि सरकार है, सरकार जनता की है, जनता खुद बताए कि हमें एक साल में यह मिला है, जनता से हिसाब मांगा जाना चाहिए। लेकिन यह परंपरा मुझे लगता है कि पिछले 10 साल से चली आ रही है कि सरकार एक साल पूरा कर रही है, 2 साल पूरा कर रही है, 3 साल पूरा कर रही है, तो एक बड़े तरीके से उसे मनाया जाए। हालांकि मैं कहीं पे देख रहा था, जिस नोट शीट पे लिखा हुआ था, ऊपर एक अक्षर लिखा हुआ था जिसमें था कि अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री के सीएमओ के निर्देशानुसार बड़ी सादगी के साथ में इसे मना जाए, किसी भी तरह का राज्य स्तरीय बड़ा कुछ नहीं होगा। लेकिन जो कैबिनेट में फैसले में 3 मोटी बातों पर फोकस किया गया है, यूथ, महिला और किसान। दूसरी तरफ बीजेपी का यह कहना है कि इन्हीं के साथ सबसे बड़ा धोखा हुआ है, जो अभी आप वीरेंद्र शर्मा जी को सुन रहे थे। आप एक समीक्षक हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि किस तरह से देखा जाए इसे। पहला तो यह कि क्या वास्तव में अब सरकारों को यह हर साल मनाने जाना चाहिए कि हम 1 साल हो गई है। बड़ी रोचक बात है, लोग हंसते हैं कि अब तो 100 दिन के भी अब जश्न मनाने लगे हैं कि 100 दिन सरकार के पूरे। आप कैसे देखते हैं इसे? आवाज आ रही है योगेंद्र जी? जी बोलिए उपेंद्र जी, बोलिए। योगेंद्र जी बिल्कुल आपने बहुत ही शानदार क्वेश्चन किया है। ये जो 1 साल की उपलब्धियां गिनाने की जो परंपरा है, इसको शुरुआत ही भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया गया है। जब राजस्थान में बात करें या केंद्र सरकार में बात करें, तो यह तय होता है कि भारतीय जनता पार्टी ब्रांडिंग में विश्वास रखती है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन दूसरे क्यों परंपरा बना रहे हैं इसको? और ब्रांडिंग के बल पर उन्होंने पूरे हिंदुस्तान के अंदर, हाँ मैं उसी बात पे आ रहा हूं, क्योंकि ब्रांडिंग का असर पूरे हिंदुस्तान में देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी इससे सबक ले रही है। वो भी उसी नक्शे कदम पर कि ठीक है, हम 1 साल के कार्यकाल में जो उपलब्धियां हैं, जो अच्छे निर्णय लिए गए, उसको जनता के बीच में पहुंचाने के लिए ये एक उत्सव के रूप में इसको मनाया जा रहा है। तो इसमें कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई ज्यादा गलत बात है या दोहराई की बात है। रही बात, अभी वीरेंद्र जी ने कहा कि रेपिस्तान और पता नहीं क्या क्या इन्होंने बातें कह दी, तो मैं वीरेंद्र जी से ये पूछना चाहूंगा कि क्या पिछली सरकार के कार्यकाल में राजस्थान में एक भी रेप नहीं हुआ? क्या पिछली सरकार के कार्यकाल में किसानों ने आत्महत्या नहीं की? मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि जब खुद की बारी आती है, उस वक्त ये चुप हो जाते हैं, और जब कोई नई सरकार आती है, विपक्षी दल आता है, उस वक्त ये उन बातों पर भी बोलने लग जाते हैं जिसका इनके दौरान भी बहुत बड़े आंकड़े वहां पर देखे जा सकते हैं। देखिए, पिछले 1 साल के अंदर हम फौरी तौर पर देखें तो राजस्थान में बहुत कुछ अच्छे कार्य हुए हैं। बेरोजगारों के लिए
बहुत बड़ी संख्या में इस वक्त 5 भर्तियां तो बड़ी है और उसके अलावा 7-8 छोटी भर्तियां भी प्रोसेस में चल रही हैं। और जो पुरानी भर्तियां पेंडिंग थी, जिनके रिजल्ट की वजह से बच्चों को ज्वाइनिंग नहीं मिल रही थी टेक्निकल कारणों से, उन पर भी बहुत ही सकारात्मक पहल करते हुए इस 2013 और 15-16 के जो है फैसले थे वो भी लिए जा रहे हैं। तो ये कितनी बड़ी एक संवेदनशील सरकार का प्रमाण इस वक्त इस सरकार द्वारा राजस्थान में दिया जा रहा है। तो मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को भी इन फैसलों का स्वागत करना चाहिए। दूसरी हमारे साथ जनता के एडिटर इन चीफ एसके सुराना जी जुड़े हुए हैं। मैं सुराना साहब के पास जाना चाहूंगा एक बार। सुराना साहब, एक बड़ा ट्रेंड चल चुका है इस वक्त, आए दिन हम लोग सुनते हैं, जब पूछा किसी राजनीतिक दल से जाता है कि आपके वक्त ये हुआ, तो उसका काउंटर किया जाता है कि उनके वक्त ऐसा हुआ था, जबकि जवाब ये होना चाहिए कि हमारे वक्त ये हुआ। सबसे पहले तो ये। दूसरा, अभी जो वीरेंद्र जी सवाल उठा रहे थे, किसान, महिला और यूथ, इनको फोकस किया जा रहा है साल भर के प्रोग्राम में। एक बड़ा कॉन्क्लेव किया जाएगा एमएसएमई का, और जो नवाचार जो कर रहे हैं खासकर किसी भी क्षेत्र में, उनसे मुख्यमंत्री खुद डायरेक्ट रूबरू होंगे। एमएसएमई के लिए बड़ा एक कॉन्क्लेव करने वाले हैं बिरला ऑडिटोरियम में। किसानों का बड़ा सम्मेलन होगा विद्याधर नगर में। महिलाओं को पूरी तरह से सशक्तिकरण मिल सके, इसको लेकर के एक बड़ा सम्मेलन करने की तैयारी है। सवाल सम्मेलन का नहीं है, जरूरत इस बात की है कि जिस तरह से उंगली उठ रही है, भरोसा कितना किया जाए। कोई भी गवर्नमेंट हो, जनता एक साल में कितना भरोसा कर सकती है? देखिए योगेंद्र जी, बात यह है कि भाजपा हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, उपलब्धियां और नाकामियां दोनों ही सरकार में होती है। जहां तक रेप, अपराध वगैरह की बात है, तो यहाँ दोनों ही सरकारों के राज में दोनों चीजें होती हैं, लेकिन हमें देखना चाहिए दर कहां बढ़ रही है। अगर रेट ऑफ रेप और रेट ऑफ क्राइम इज इंक्रीजिंग, ऐसा अगर हो रहा है तो हमें ध्यान देने की जरूरत है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर एक एरिया जहां पर कांग्रेस सरकार थोड़ी पीछे रही है, वो है लॉ एंड ऑर्डर की एरिया, जहां पर उन्हें तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। और स्पेशली जयपुर शहर में जिस तरह से आए दिन घटनाएं हो रही हैं, उस पर तुरंत लगाम लगाने की जरूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब आती है बात उपलब्धियों की। जो मुझे सबसे बड़ी उपलब्धि इस सरकार की लग रही है, वो ये लग रही है कि वो जनता से ज्यादा जुड़ाव करने का प्रयास कर रही है। और उन्होंने ऋण माफी की जो बातें की थी, उसमें उन्होंने ठीक ठाक प्रगति की है। हालांकि आर्थिक दृष्टि से काफी कमजोर स्थिति है अभी। भारत सरकार की ले लो चाहे राज्य सरकार की ले लो, हर चीज आपकी तभी होगी जब आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। जैसा कि हम सुन रहे हैं, बजट घाटा भारत सरकार में भी बहुत बढ़ता जा रहा है। ऑलरेडी 100% को क्रॉस कर चुका खर्चा, और अभी तो पता नहीं है 3-4 महीने बचे हुए हैं। और जो जीएसटी की कमी आ रही है, उसकी भरपाई भी राज्य सरकार को कैसे करेगी। तो बजट का जो घाटा है, उससे बीच बीच में यह भी सुनने को मिल रहा है कि जो विकास की परियोजनाएं हैं, उसमें भी कटौती की बातें चल रही हैं। तो ऐसी स्थिति में सारी सरकारें, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की, उनकी उन चीजों पे फोकस है जो कि आज मीडिया, सोशल मीडिया में आई बॉल्स को अट्रैक्ट कर सकें और जिनसे वोटों में तब्दीली की जा सके। तो ग्राउंड पे जब तक आर्थिक स्थिति देश की अच्छी नहीं होगी, तब तक राज्य की अच्छी नहीं होगी। और जब दोनों चीजें सही नहीं होंगी, तब तक सब चीजें धरातल पर पुख्ता रूप से नहीं आ पाएंगी। जी योगेंद्र जी, मेरा सर एक सवाल हो रहा है, सत्ता पक्ष हो चाहे प्रतिपक्ष हो, जनता के प्रति जवाब देइए। अगर बीजेपी 365 ब्लैक पेपर जारी कर रही है, तो वो भी जब बीजेपी को लगता है कि हम जनता के प्रति हम एहसास करा रहे हैं कि प्रतिपक्ष है। अगर सरकार 1 साल पे कार्यक्रम कर रही है, सम्मेलन कर रही है, तो वो ये एहसास कराए कि हम 1 साल के हो गए। लेकिन देश बदल रहा है, आज परंपराएं चल पड़ी है कि आपको विरोध करना है और मेरे को ये बताना है कि बिल्कुल हमारी सत्ता है और हम ये कर रहे हैं। क्या ट्रेंड नहीं बदलना चाहिए कि वास्तव में अगर कहीं खामी है, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा है, महिलाओं के साथ रेप हो रहा है, अगर आर्थिक स्थिति में हम पिछड़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मैं पढ़ रहा था कहीं पे, कई ऐसे मुल्क हैं जहां पे सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष, अगर ऐसी कोई बड़ी समस्या आती है जो वास्तव में सीधा जनता को इफेक्ट कर रही है, तो मिलकर के उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। कई बार ऐसा हुआ है, अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी का जमाना याद किया जाना चाहिए। लेकिन अब ये दूरियां बढ़ रही हैं। क्या वास्तव में जवाबदेही जब है तो मकसद भी एक ही होना चाहिए? क्या मिलकर के अभी इस पे कोई सॉल्यूशन नहीं ढूंढना चाहिए कि क्या क्या जाए? आलोचना करना और अपनी उपलब्धि गिराना तो बहुत सहज है। योगेंद्र जी, ये तो बहुत ही काल्पनिक बात होगी कि अगर ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस मिल बैठ करके समस्याओं का निपटान
निपटारा करें। वो अगर हो जाए तो देश की काफी समस्याएं सॉल्व हो जाए। सबसे पहले तो 33% आरक्षण ही नहीं हो पाता और हर चीज में विरोध के लिए विरोध करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो। वो स्थिति तो गई जबकि जवाहरलाल नेहरू ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अपने मंत्रिमंडल में लिया था, अब उसकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। और वो सब चीजें तो अब संभव ही नहीं है। सारे पॉलिटिकल फ्रंट पे एक दूसरे के प्रति वो मित्रता का भाव तो खत्म हो चुका है। तो इस रियलिटी को हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अब इसका ढोल पीटने से तो कुछ होगा नहीं, ये होने वाला है नहीं। तो ऐसी स्थिति में जो मैंने बार बार कहा कि आर्थिक स्थिति अभी मीडिया का और सबका जो मेन केंद्र बिंदु होना चाहिए, जिससे सारे जो अपने मंत्रालय हैं वो उनके बिना, देखो ऑक्सीजन के बिना आप सांस क्या लोगे, उनके बिना कहीं पर भी कुछ भी नहीं होने वाला। उस पर ध्यान मीडिया का, जनता का जाना चाहिए, जो समहाउ और अदर वो हो नहीं रहा है। वो एक बड़ी दुर्भाग्य की बात है। अगर ग्रोथ रेट अच्छी होगी तो रोजगार अपने आप बढ़ेंगे, ग्रोथ रेट अच्छी होगी तो राजस्व बढ़ेगा, राजस्व बढ़ेगा तो विकास की योजनाएं बढ़ेंगी। तो मूल फोकस उस पर नहीं होकर के जो दूसरे चीजें हैं उनकी तरफ ले जाया जा रहा है, जो सही नहीं है। जी बिल्कुल। चलिए, भंवर सिंह जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। भंवर सिंह जी, आप और बीएसपी, राजस्थान में आप लोगों का भी अपना एक एरिया है, दायरा है, अस्तित्व है, असेंबली में आप लोगों की उपस्थिति है। एक साल को आप कैसे देखते हैं? कैबिनेट के फैसले आपके सामने आए हैं, हमारा एजेंडा है, किस तरह से देखते हैं इसे? देखिए योगेंद्र जी, आपने बताया कि एक साल की कांग्रेस सरकार अपनी उपलब्धि गिना रही है और एक साल में जो कांग्रेस सरकार ने जो काम किया उसका विरोध भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अभी सुराना साहब ने सही कहा कि अगर अच्छा काम हो रहा है उस काम के बारे में तो बताइए कम से कम, चाहे विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो। जब तक इस देश में अच्छाई और बुराई की बात को अपन सब विरोध करके विरोध करना है तो इससे देश का हित नहीं होने वाला है। देश का हित करने के लिए इसके लिए सोचना होगा। किसी भी चीज का नाम बदलो, कभी अटल बिहारी वाजपेयी नाम आता है, कभी भावाशाही योजना नाम आता है, नई सरकार आती है वो अपना नए नाम लेके आती है, उससे काम चलने वाला नहीं है। आप इन चीजों पर ध्यान हटा दीजिए। नाम से क्या होने वाला है, आप काम कीजिए। जब काम अच्छा होगा तो जनता आपकी जय जयकार करेगी। सवाल है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में है और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। इनका धर्म कर्तव्य है कि राजस्थान सरकार का विरोध करना और इनका धर्म कर्तव्य है कि भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल में सरकार का विरोध करना। मगर इससे जनता का हित का काम नहीं हो रहा है, किसी भी गरीब का काम नहीं हो रहा है, किसी किसान का काम नहीं हो रहा है। आज व्यापारी की स्थिति क्या है ये व्यापारी जानता है। व्यापारी की बात करने के लिए कोई पार्टी तैयार नहीं है। तो इस प्रकार की स्थिति आने से न देश का विकास होगा न प्रदेश का विकास होगा। इसके लिए करने के लिए किस तरह से देखती है बीएसपी, कैसे देखती है बीएसपी, कैसे देखती है? क्योंकि सरकार की उपलब्धियों में आपकी पार्टी का नाम भी है। आपके 6 विधायक गहलोत साहब साफ कर गए, ये भी एक बड़ी उपलब्धि है कि पूरी पार्टी को मर्ज कर गए। बीएसपी का कोई एजेंडा है कि जिसमें एक साल पे कुछ अपनी ओर से कोई चर्चा होगी या फिर कुछ, या फिर ऐसी चीजों में आप लोग बिलीव नहीं करते हैं? नहीं योगेंद्र जी, इसके बारे में पार्टी की कल मीटिंग है, उस मीटिंग में फैसला लिया जाएगा इसके बारे में क्या किया जाएगा। सवाल है कि अभी मैं सवाल प्रदेश और देश की कर रहा हूं। सवाल है कि जब दोनों पार्टियां अगर वो गलत काम कर रही है तो विपक्ष का काम ये होता है जाके उनको समझाए कि भाई आप ये गलत काम कर रहे हो, इसको ऐसे कीजिए आप, जिससे जनता का विकास होगा। देखिए कुल मिला के आप क्या चाहते हो, जनता का विकास। भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है? कुलवाल साहब आपके पास वापस लौटूंगा मैं। भंवर सिंह जी शेखावत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भंवर सिंह जी के पास जाना चाहूंगा। भंवर सिंह जी, कम्युनिस्ट पार्टी का क्या एजेंडा है? सरकार 1 साल पूरा कर रही है राजस्थान में और दूसरी तरफ बीजेपी साफ कह रही है कि 365 जो विफलताएं हैं वो जनता के सामने लेकर के आएंगे। एक दिन पहले उपवास किया जाएगा गांधी जी की मूर्ति के सामने जयपुर के गांधी सर्कल पर। कम्युनिस्ट भी कुछ कर रहे हैं? जी भंवर सिंह जी, चलिए भंवर सिंह जी इस वक्त अभी हमारे साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं। मैं वापस जाना चाहूंगा वीरेंद्र शर्मा जी के पास में। वीरेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगा मैं। वापस आएंगे हमारे पास, इसमें हम वीरेंद्र जी से सुन लेंगे। वीरेंद्र जी के पास जाना चाहूंगा। वीरेंद्र जी, भामाशाह योजना
की लिमिट तय कर दी गई है कि 31 मार्च को वो वाइंड अप हो जाएगी और उसके बाद जनाधार योजना लेकर के आ रही है सरकार। और अशोक गहलोत जब प्रतिपक्ष में कांग्रेस थी तब भी ये बात कहा करते थे, और मुझे अच्छे से ध्यान है जब पहला बजट पेश कर रहे थे तब उन्होंने कहा था कि बहुत बड़ा एक स्कैम है इसमें और इसे बदलेंगे, हम इसका नाम नहीं, पूरी तरह से इस योजना को खत्म करेंगे। तो योजना बदली जा रही है या फिर वास्तव में इसमें जो खामियां थी, आप लोगों ने भी कुछ चिन्हित किए हैं? अशोक गहलोत लगातार ये बात कह रहे हैं कि इसमें बड़ी खामियां थी, हालांकि उजागर सरकार का काम उसे करना चाहिए, लेकिन योजना बंद हो रही है अभी। देखिए योगेंद्र जी, अगर कल का पत्रिका आपने भी पढ़ा होगा, पूरे राजस्थान के जन ने पढ़ा है कि एक योजना थी जिसके आधार पर एक आम गरीब व्यक्ति बिना पैसे लिए अस्पताल में जाता था और वहां उसका इलाज भी होता था। तो मैं समझता हूं कि किसी भी समस्या को देखने की बजाय उसका समाधान करना चाहिए। हमने समाधान के रूप में आम व्यक्ति को एक इलाज उपलब्ध करवाने के लिए प्राइवेट अस्पतालों के दरवाजे भी खोले। सरकारी अस्पताल तो इलाज मुहैया कराते हैं, उसके साथ साथ प्राइवेट अस्पताल भी आम गरीब व्यक्ति को इलाज उपलब्ध कराते हैं। मैं समझता हूँ करोड़ों व्यक्तियों ने उसका लाभ भी लिया। लेकिन जिस प्रकार से उस पे इन विगत दिनों में देखा गया कि किस प्रकार से अस्पतालों को अभी तक उनका बजट जारी नहीं किया गया और मरीज किस प्रकार दर भटक रहे हैं, अस्पतालों में उनको इलाज मुहैया नहीं हो पा रहा है। योजना का नाम परिवर्तन करें या किस प्रकार से उन्होंने भामाशाह योजना और केंद्र की योजना को एक करके एक दूसरी योजना का नाम परिवर्तन किया है। परिवर्तन करने से हमें कोई दुख नहीं है, सिर्फ इस विषय का दुख है। आपसे वीरेंद्र जी एक छोटा सा सवाल है, वीरेंद्र जी एक छोटा सा सवाल है मेरा, सवाल यह है आपसे मेरा कि आप जो भामाशाह योजना की बात कर रहे हैं, आपको अच्छे से ध्यान होगा बजट के अभाव में, क्योंकि आपने बजट का सवाल खड़ा किया है, इस वजह से मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बजट के अभाव में जयपुर शहर के 6 बड़े हॉस्पिटल्स ने बाकायदा बोर्ड लगा दिया था कि हम भामाशाह योजना के तहत आपका इलाज नहीं करेंगे, पैसे बकाया चल रहे थे। तो सरकारों की प्राथमिकता में योजना तो है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, जनता चुनकर के भेजती है, जनता के लिए काम भी करते हैं, लेकिन उसकी मॉनिटरिंग की कोई प्राथमिकता नहीं है कि वास्तव में वह इलाज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पेमेंट समय पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है। जिस हॉस्पिटल को पेमेंट नहीं करेंगे वो इलाज कैसे करेगा? आपके वक्त भी इस तरह से बोर्ड लगा दिए गए थे बाकायदा हॉस्पिटल के बाहर। तो प्राथमिकता राजनीतिक दलों की है क्या? जी देखिए योगेंद्र जी, योजनाएं बनती है तो उनमें कहीं न कहीं कुछ न कुछ कमियां रहती है, लेकिन धीरे धीरे उन कमियों को दूर भी किया जाता है। और मैं समझता हूं अगर उन कमियों को दूर करके और इस योजना को और समृद्ध बनाया जाता तो यह प्रदेश की जनता के लिए अच्छा होता। चलिए मैं लौटूंगा आपके पास में, मैं धर्मवीर जी चंदेल हमारे साथ जुड़े हुए इस वक्त। धर्मवीर जी, एक तरफ जश्न मनाने की तैयारी की जा रही है, लेकिन लिखा हुआ है साफ उसमें सादगी से, दूसरी तरफ ब्लैक पेपर जारी करने की तैयारी है, एक दिन पहले उपवास किया जाएगा। एक परंपरा बन गई है हमारे यहां पे कि प्रतिपक्ष में जो है उनको विरोध करना है और सत्ता पक्ष अपना जश्न मनाएगा। आप कैसे देखते हैं इसे? मेरा सवाल धर्मवीर जी चंदेल से है। धर्मवीर जी, मेरा मानना है कि सरकार का 1 वर्ष निश्चित रूप से पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए उत्साह का काम करेगा और जो उस विचार को मानते हैं उनके लिए बड़ा फलदायी होगा। लेकिन एक पत्रकार के रूप में यदि मैं इस 1 वर्ष को देखता हूं तो मेरा मत है कि कांग्रेस सरकार ने जिस प्रकार अल्पमत की सरकार को पूर्ण मत में किया है, बहुमत में किया है, वो एक राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी के रूप में मुझे वो ठीक नहीं लगता है। क्योंकि राजीव गांधी देश के एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने दल बदल कानून पर रोक लगाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया था और उसी पार्टी की सरकार ने ये पूरी पार्टी का समावेशन कराकर, हालांकि सैद्धांतिक रूप से यदि लीगली ठीक है कि 6 लोग विधानसभा में बीएसपी के थे, उनका सबका उन्होंने विलय कर लिया, लेकिन ये गांधी का देश है, यहाँ पर सिद्धांत के साथ व्यवहार को भी अमली जामा पहनाया जाना चाहिए। यदि हम व्यवहार में देखते हैं तो लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें जो सिद्धांतों की बात की गई थी, जो गांधी का धैर्य था, जो धैर्य राजीव गांधी का था, उसी ध्येय को, उसी विचार को कहीं ना कहीं चोट लगी है। हालांकि जिस प्रकार आज मंत्री परिषद की जो बैठक में जनता क्लिनिक का जो विचार दिया है, ये एक अच्छा व क्रांतिकारी कदम है, क्योंकि दुनिया के अनेक देश ऐसे हैं जहां लोगों को शिक्षा भी फ्री है,
चिकित्सा भी फ्री है, आवागमन भी फ्री है। एक लोकतांत्रिक देश में, एक लोकतांत्रिक राज्य की सरकार का दायित्व बनता है कि लोगों को वो स्वस्थ रखे और स्वस्थ के साथ ही उनके भोजन की चिंता भी करे। तो मानता हूं कि यदि ये भली प्रकार से योजना संचालित हुई तो राजस्थान इसमें एक नए सोपान पर, एक नए कदम की ओर आगे बढ़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। और धर्मेंद्र जी आप जुड़े रहिए हमारे साथ में। यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद हम वापस लौट रहे। बने रहिए आप जन टीवी के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं राजस्थान सरकार के 1 साल पर ले जाने वाले फैसले। कैबिनेट की बैठक, और कैबिनेट की बैठक में तय किया गया है कि जनता क्लिनिक होगी, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कदम उठाए जाएंगे। पूरे प्रदेश के सभी जिलों में 3 जगह अभी और कॉलेज स्वीकृत हुई हैं, जिसमें राजसमंद, प्रतापगढ़, 12 हैं। यहां पे कॉलेज खुलने के बाद पूरे प्रदेश में सभी 33 जिलों में मेडिकल कॉलेज होंगी, और यह प्रदेश ऐसा होगा जिसके सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज होगी। देश का पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है, ये सरकार का दावा है। रघु शर्मा जो डीआईपीआर मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने यह दावा किया है। चलिए मैं पैनल की ओर रुख करता हूं वापस, और मैं अभी जाना चाहूंगा उपेंद्र राजपुरोहित जी के पास में। उपेंद्र जी आपके पास आना चाह रहा हूं मैं। आपसे मैं जानना चाहता हूं कि कुछ कॉन्सेप्ट सरकार लेकर के आ रही है, लेकिन बीजेपी का दावा यह है कि ये तो ऑलरेडी चल रहे हैं। छोटे स्तर पर पीएससी चल रही है, जिसे जनता क्लिनिक बताया जा रहा है, ये बीजेपी का दावा है। जनाधार योजना, भामाशाह योजना का नाम बदल करके तैयारी की जा रही है। पैसा लगता है, अगर कुछ चेंजेस है उसमें, उसका फंक्शनली अगर कोई परिवर्तन है, बदलाव है, तो किया जाना चाहिए। अगर नाम बदलने की परंपरा वापस से चल पड़ी तो मुझे लगता है कि जो जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है वह यूं ही जाया होता रहेगा। एक सरकार आएगी, योजना का नाम बदलेगी, दूसरी सरकार आएगी, अपनी योजना का नाम बदल देगी। यह पहले भी देखा गया है, आरोप प्रत्यारोप चलते रहे हैं। तो किस तरह से देखा जाए, क्या कुछ योजना में अलग हटके होगा, या होना चाहिए, या फिर केवल बस महज जब सरकार बदले तो नाम भी बदल देना चाहिए? देखिए योगेंद्र जी, हम पिछले इतिहास को अपन बात करें, पिछले 2 कार्यकाल हम अशोक गहलोत के देखें, तो वास्तव में राजस्थान की जनता इनको जन नायक की उपाधि देती है, वो बिल्कुल तर्कसंगत है। अशोक गहलोत ने पहले की सरकारों में जो भी निर्णय लिए वो जन कल्याणकारी रहे हैं। हम पिछली सरकार की बात करें, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना राजस्थान के क्रांतिकारी योजना थी। एक गरीब से गरीब आदमी जिसके पास इलाज के लिए भले ही 1 रुपया भी जेब में ना हो, वो एट ए मोमेंट जहां भी उसको आवश्यकता है वो हॉस्पिटल जाकर के उसका तुरंत इलाज शुरू होता था। उस योजना को पिछली भारतीय जनता पार्टी सरकार ने बंद किया। मैं पूछना चाहूंगा वो क्या कारण था? योगेंद्र जी प्लीज, कहीं बंद नहीं किया, मैं बंद कर दिया उसको बंद कर दिया आपने, बंद नहीं हुई है, उसको बंद कर दिया। को हमने अच्छा प्लीज सुनिए, आप सुनिए बात को, आप बात को सुनिए। दूसरा जी, आप बंद की बात कर रहे हैं, बंद की बात कर रहे हैं, बंद क्या किया? प्राइवेट हॉस्पिटलों में बंद क्या किया उसमें? मैं यही बता रहा हूँ। आप बताइए ना, बंद कहाँ किया? मैं बता रहा हूँ ना, स्पष्ट कीजिए। आरोप लगाने दवाइयाँ जो हॉस्पिटल में दवाइयाँ मिल रही थी वो सारी बंद कर दी। उसके बाद में मैं तो कहूंगा, मैं बिल्कुल ये आरोप नहीं लगा रहा, मेरा दुख है, ये दर्द है आम जनता का कि आपने प्राइवेट अस्पतालों के साथ मिलकर के, मैं तो इसको कहूंगा ये चिकित्सा घोटाला है, ये इलाज घोटाला है। राजस्थान के अंदर पिछली वसुंधरा सरकार के दौरान जांच नहीं करानी चाहिए। साल भर का वक्त हो चुका है, बिल्कुल जांच होनी चाहिए। अगर ऐसा लग रहा है तो जांच होनी चाहिए। साल भर का वक्त कम नहीं होता है किसी भी स्कैम की जांच के लिए। जांच का विषय है, बिल्कुल जांच का विषय है, बिल्कुल जांच का विषय है, जांच का विषय है। सर इतनी पिछली सरकार के कार्यकाल में, पिछली सरकार के कार्यकाल में, वीरेंद्र जी सुनिए, पिछली सरकार के कार्यकाल में प्राइवेट हॉस्पिटलों की इस प्रकार से बाढ़ आई, क्योंकि सबको पता था हमें क्या करना है। देखिए छोटी छोटी हॉस्पिटलें जुड़ गई, करोड़ों रुपए के बिल उठाए गए, वो एक बहुत बड़ा घोटाला था, जांच का विषय है। ठीक है, पहला साल था,
इस साल के अंदर यदि जांच होती तो विपक्ष ये कहता कि आप बदले की कार्रवाई हो रही है। इसलिए पहले साल में अशोक गहलोत सरकार का प्रमुख ध्यान राज्य की जो ठहरी हुई गति थी उसको स्पीडली आगे बढ़ाना, राज्य को विकास के पथ में, राज्य को विकास में, राज्य को विकास के तो पिछड़ा ही है, राज्य को विकास के पथ में ले जाना। पिछड़ा है विकास में। अरे रिफाइनरी आपने रोकी, रिफाइनरी आप बात कर रहे हो, आप बात कर रहे हो, आपने आप बोलने से पहले सोचिए। आपने रिफाइनरी को रोका, आपने जयपुर में मेट्रो को रोका, क्या बात कर रहे हो? मेट्रो का दूसरा फेज कंप्लीट। अरे कहाँ किया कम, कहाँ किया? रेंटे आपने आप 365 मीटर की रोक दिया, आप 365 मीटर की यात्रा करने की बात कर रहे हो। आपने द्रव्यवती नदी जो जयपुर का प्रमुख केंद्र बनना चाह रहे थे उसका विकास रोक दिया आपने। रोकने का कार्य आपने किया। आप सुनने की क्षमता रखिए। आप 365 मीटर की, आप सुनिए बात को, आप बात को सुनिए। आप 365 मीटर की यात्रा निकालने की बात कर रहे हैं। आपके पास आ रहा हूँ, बोलिए। 365 मीटर मेट्रो को नहीं बनाया, मेट्रो को 365 मीटर बनाते आप खाली यात्रा और इस पर ध्यान देते हो। आप कभी रथ यात्रा निकालते हो, कभी कुछ कर। अरे आप धरातल पर कुछ काम तो कीजिए। सच कड़वा होता है, आप तुरंत चिढ़ जाते हैं सच सुनकर के। तो आपका पूर्ववर्ती सरकार ने भी कुछ अच्छे काम तो किए होंगे उपेंद्र जी। पूर्ववर्ती सरकार ने भी कुछ तो अच्छे काम किए होंगे। जनता ने वोट दिया उनको, जनता के बजट को उन्होंने खर्च किया है, कुछ तो अच्छे काम भी हुए होंगे। बंद कर दिया। आप भामाशाह योजना लेके आते हैं, आप चिकित्सा घोटाला करते हैं। क्या बात कर रहे हो आप माइंस का घोटाला करते हैं। हद हो गई। अब बात कर रहे हैं आप जो विकास काम हो रहा है, जो विकास हो रहा है राजस्थान में, आप उसमें 365। उपेंद्र जी मैं एक बात जानना चाह रहा हूं आपसे, एक बात जानना चाह रहा हूं उपेंद्र जी, आपसे एक बात जानना चाह रहा हूं मैं। उपेंद्र जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो आपसे एक बात जानना चाह रहा हूं मैं। चले आप एक कह रहे हैं पूर्ववर्ती सरकार ने भी कुछ तो अच्छे काम किए होंगे जिनको याद किया जाना चाहिए। अगर सरकार कोई भी बदले, बीजेपी के बदले चाहे कांग्रेस की बदले, जनता ओरिएंटेड अगर कोई प्लानिंग आती है सामने, सुन लीजिए एक बार उपेंद्र जी, एक बार सुन लीजिए उपेंद्र जी, सुन लीजिए एक बार सुन लीजिए। ये कांग्रेस का काम है, पूर्ववर्ती सरकार ने जांच कराई जानी चाहिए। आपसे मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि कोई भी सरकार अगर योजना लेके आती है, जनता के प्रति उसकी जवाबदेही है। आप सुनिए तो सही एक बार। उपेंद्र राजपुरोहित जी आप मुझे सुन नहीं पा रहे हैं। उपेंद्र जी मेरे को सुनिए होता। मैंने जहां भी गलत बात हुई है योगी वीरेंद्र जी, मैंने गलत बात का हमेशा विरोध किया है। विरोध मैं किसी आप बताइए ना। आप सच सुनना नहीं चाहते, आप सच सुनना नहीं चाहते। आपको सच कड़वा लगता है, आपको सच नीम की तरह लगता है। कांग्रेसी बन के आए आप, समीक्षक नहीं है। आपको सच नीम की तरह लगता है। उपेंद्र जी सुनिए, उपेंद्र जी मैं ये कहना चाह रहा हूं। उपेंद्र जी मेरा सवाल है आपसे, आप स्टैंड की बात कर रहे हैं, मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है, कोई भी सरकार योजना लेके आती है, जनता के प्रति है उसकी योजना, जनता के होती है, जांच करती है। सबसे बड़ी अदालत चुनाव में जब जनता के बीच में राजनीतिक दल जाता है तो वहां उसकी परख होती है। कुछ ऐसी योजनाएं भी सरकार बनाती होंगी जिन्हें आगे बढ़ाया जाना चाहिए, नाम नहीं बदला जाना चाहिए, उसे डंप नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि जनता की गाड़ी कमाई का पैसा उन योजनाओं में खर्च होता है। यह एक परंपरा बन गई है कि योजनाओं को रोक दिया जाता है। ये आरोप ऐसा किस तरह से देखा जाए इसे? जनता का पैसा नहीं लगता, उसमें क्यों रोका जाना चाहिए योजनाओं को अगर रोका जाता है तो? बिल्कुल योगेंद्र जी, बिल्कुल जी अगर समीक्षा बिल्कुल योगेंद्र जी, अरे आप फिरते क्यों? आप सच सुनिए। नहीं आप सच सुनने, आप सच सुनना नहीं चाहते, आप एक साथ आप सच सुनना नहीं चाहते, आपको बुरा लगता है। चाहती है आपकी दुखती रख पर हाथ रखते हैं तब आपको बुरा लगता है। यह काम हमारी कोई पूछ रहे हैं उपलब्धियां बताइए, आप सुन नहीं रहे। आप ये बताइए कि अच्छी जो योजनाएं होती हैं किसी भी सरकार की, उसे आगे बढ़ाने की परंपरा रुक रही है। यह हर राजनीतिक दल एक दूसरे पे आरोप लगाता है कि हमारी योजनाओं को डंप कर दिया गया और उस योजना का नाम बदल दिया गया। नहीं है, पत्थर की बनेंगे कहां से? आपकी सरकार ने एक भी पत्थर नहीं लगाया, लकीर कहां से बनेंगे आप? योगेंद्र जी, पहली बात तो योजनाओं का नाम नहीं बदलना चाहिए। जनता एक योजना की आदी हो जाती है, जब तक उसको उस योजना के बारे में पूरी जानकारी होती है तब तक उस योजना का ये नाम बदल देते हैं। तो पहली बात तो चाहे कौन सी सरकार है, योजना का नाम नहीं बदलना चाहिए। जनता कंफ्यूज होती है, फिर 1-2 साल उस योजना को समझने में लगता है।
तो जनता को बहुत बड़ी तकलीफ होती है, जनता का पैसा खराब होता है। तो मैं दोनों सरकारों से ये निवेदन है कि आप योजनाओं का नाम नहीं बदले, आप योजना आप अपने स्वास्थ्य के नाम पर रखिए, आप अपना नाम क्यों जोड़ते हैं? वसुंधरा जी ने कार्ड पर अपना फोटो छपवा दिया, हद हो गई यार। और गहलोत जी ने पुस्तकों के पीछे अपनी फोटो छपवा दी, वो नहीं बताएंगे? तो क्या हो गया उसमें? किताबों पे छपवाया नहीं, उसमें तो विकास पुरुष है वो। नहीं, विकास पुरुष किस आधार पर विकास पुरुष है? योगेंद्र जी, ये नहीं चलने वाला। या तो आप इन्हें कांग्रेस विचारक का नाम दे दीजिए, समीक्षक का नाम वसुंधरा तो घोटालों की सरकार रही है वो, और आपकी घोटाले पर घोटाले किए। कितनी हुई है? बताइए वो घोटाले। उपेंद्र जी, वीरेंद्र जी से सवाल है मेरा। उपेंद्र जी, वीरेंद्र जी से मेरा सवाल है, प्लीज आप माननीय दिल्ली रोड की होटलों के घोटाले के सामने किस प्रकार के घोटाले हुए? आपके मुख्यमंत्री आपसे मेरा सवाल है, आपसे सवाल है मेरा, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आपसे सवाल है मेरा, सवाल है मेरा। आपने कह दिया व्यापार करना मना है, यानी मुख्यमंत्री जी के पुत्र वहां व्यापार करने गए। कहा योगेंद्र जी इन्होंने कहा व्यापार काम नहीं करेंगे क्या वो? इनका काम नहीं करेंगे है क्या? कल को मैं किताबें बेचता हूँ, मुख्यमंत्री जी के पुत्र। अरे मैं किताबें छापता हूँ, मैं किताबें छापता हूँ, कल को आप तो कह देंगे आप तो किताबें छापते हो। प्लीज ये क्या हाईजैक मत करिए मेरी डिबेट को, आप सुनिए। अच्छी बात है, अच्छी बात है, आपके मुख्यमंत्री के बेटे, अरे कहाँ से आ गया? बीजेपी वसुंधरा जी के बेटे की तरह कम से कम आप डिबेट को डाइवर्ट मत करिए। उपेंद्र राठौर जी, वीरेंद्र शर्मा जी, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि इसको डाइवर्ट मत करिए, डिबेट को डाइवर्ट मत करिए, डिबेट को डाइवर्ट मत करिए, आप डिबेट को डाइवर्ट मत करिए। सुनिए एक बार मेरी, वीरेंद्र जी मेरा सवाल सुनिए, वीरेंद्र जी मेरा सवाल सुनिए, मेरा सवाल सुनिए एक बार प्लीज, दोनों चुप रहिए, मेरा सवाल सुन लीजिए। वीरेंद्र शर्मा जी मेरा सवाल, मेरा सवाल तो सुनिए, मेरा सवाल सुनिए आप एक बार, मेरा सवाल, वीरेंद्र जी मेरा सवाल सुनिए। इस प्रकार से आपके शब्द ही है, इस प्रकार एक सांसद के प्रति इस प्रकार के तो क्या एक मुख्यमंत्री का बेटा व्यापार नहीं कर सकता? नहीं, आरसी में व्यापार सवाल योगेंद्र जी क्या है? आरसी व्यापार है क्या? मेरा सवाल तो सुनिए आप लोग। आप होटल चले मैं आप होटल की बात कर रहे थे, आप होटल की बात कर रहे थे। मैं धर्मवीर जी चंदेल के पास जाना चाहूंगा इस वक्त, धर्मवीर जी चंदेल के पास जाना चाहूंगा। धर्मवीर जी ये आरोप आपस में लगाए जा रहे हैं, मेरा सवाल आपसे, वीरेंद्र जी मेरा सवाल है आपसे, प्लीज आप मुद्दे से डाइवर्ट मत होइए। अगर इस प्रकार के समीक्षक आप बुलाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के किसी भी प्रवक्ता को मत बुलाइए कृपया प्लीज। सवाल सुन रहे तो सवाल सुन लीजिए मेरा एक बार। सांसद की यहाँ पे बेइज्जती होते दिखते हैं, या तो एक क्षमा मांगेंगे कि एक सांसद के लिए इस प्रकार के शब्द प्रयोग नहीं करेंगे। आप सवाल सुनिए एक बार, इसके लिए सवाल सुनिए, सवाल मेरा सवाल मांगनी पड़ेगी। एक सांसद का अपमान उन्होंने किया है। वीरेंद्र जी मेरा सवाल सुनिए। एक झालावाड़ संदेश है। वीरेंद्र जी आपको नहीं बोलना कोई बात नहीं है, मैं सवाल अगर आप मेरा जवाब दे पा रहे हैं तो आप दीजिए। जब तक उपेंद्र जी क्षमा नहीं मांगेंगे मैं चुप नहीं होऊंगा। आप बोलते रहिए, मैं धर्मवीर जी चंदेल के पास जा रहा हूं। धर्मवीर जी आपके पास आना चाह रहा हूं, धर्मवीर जी आपके पास आना चाह रहा हूं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि हर राजनीतिक दल आरोप लगाता है कि हमारी योजना को आगे बढ़ाया नहीं, उसका नाम बदला गया है, उसे डंप कर दिया गया है। मैं आपसे जानना चाहता हूं धर्मवीर जी, मेरा सवाल धर्मवीर जी चंदेल से है, मेरा सवाल धर्मवीर जी चंदेल से है। चंदेल साहब, हर राजनीतिक दल यही आरोप लगाता है कि पहले झालावाड़ के सांसद के लिए जिस प्रकार के शब्द उपेंद्र जी ने यूज किए हैं वह पहले वापस लेंगे, तभी ये बहस। मैं धर्मवीर जी चंदेल से सवाल है मेरा, मैं कभी स्वीकार नहीं कर पाऊंगा कि क्या योजनाओं को आगे बढ़ाया जाना चाहिए या उसे डंप कर दिया जाना चाहिए, या फिर राजनीतिक दलों के महज दिखावे के आरोप हैं। धर्मवीर जी आपसे सवाल है मेरा। विषय को कि एक सांसद के लिए इस प्रकार के अपमानित शब्द आपके यहाँ पे बैठा हुआ एक समीक्षा प्रयोग में ले रहा है, ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं है, ये राजस्थान के लिए सही नहीं है। धर्मवीर जी से सवाल है मेरा। योगेंद्र जी, धर्मवीर जी आपसे सवाल है, क्षमा मंगवाइए। पहले उपेंद्र जी इस विषय के लिए क्षमा मांगेंगे। चले आपका काम है, आप बोलते रहिए। धर्मवीर जी मेरा सवाल आपसे है, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं।
क्या राजनीतिक दलों को इसी आरोप प्रत्यारोप में फंसना चाहिए या योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए? धर्मवीर जी से सवाल है मेरा। चलिए योगेंद्र जी, मैं अगर ये चुप होता तो मैं माफी मांगता हूँ कि मैंने कोई गलत कह दिया, ठेस पहुंची है तो मैं माफी मांगता हूँ। बिल्कुल आपने गलत कहा, लेकिन आप लोग इसको हाईजैक मत करिए प्लीज। अगर आपको दोनों को नहीं बोलना तो मत बोलिए, आप शांति से सुनिए। अब आप धर्मवीर जी, आपसे सवाल है मेरा ये मानना है कि जो पार्टी रूल करती है और उसने किसी योजना का नामांकन किया या किसी भवन का नामांकन किया तो दूसरी पार्टी आकर उस योजना का नाम बदल देती है और उस भवन का नाम बदल देती है। ये राजस्थान में करीब 2 दशकों से मैं स्पष्ट रूप से देख पा रहा हूं। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन इन पिछले 2 दशकों में जो नई नजीर हमने पेश की है वो अच्छी नहीं मानी जा सकती है। ये हो सकता है कि किसी सरकार ने एक योजना प्लांट की, उसको क्रियान्वित किया, उस दूसरी पार्टी की सरकार बनी, उसको लगा इसमें खामियां या कमियां है तो उसको उस योजना का पार्ट 2 कर उसी को विस्तार देते हुए आगे करना चाहिए, ना कि उसका नामांकन चेंज करना चाहिए। यदि आप उसका नाम चेंज करते हैं तो उसमें ना सिर्फ जनता की मेहनत का पैसा लगा है, बल्कि जो आवाम है, जो दूर गांवों में रहता है, जहां पर सूचना और प्रौद्योगिकी का विस्फोट अभी तक नहीं पहुंचा है, वो ये सोचता है कि वह योजना तो उस नाम से चली थी, ये कौन सी योजना आ गई है। ऐसे में हम जो सरकार में जो लोग बैठे हैं वही जनता को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, वही जनता को भ्रमित व परेशान करने का काम कर रहे हैं। ऐसे में मेरा मानना है लोकतंत्र में सरकारें आती हैं, वो जाती हैं, लेकिन जो स्थायी काम है उसको परिवर्तन करने से हो सकता है उनको क्षणिक लाभ मिल जाए। हो सकता है कि जो जिस पार्टी जिस विचार को वो प्रतिबिंबित करते हैं उसके जो लीडर हैं वो उनको शाबाशी दे, उनको मुबारकबाद दे, लेकिन कहीं न कहीं जो आवाम है, जो लोकतंत्र की ताकत है, हम उसके साथ खिलवाड़ करते हैं। ऐसे में एक नीति बननी चाहिए, चाहे वो केंद्र के स्तर पर बने या राज्य के स्तर पर बने, उसमें तय होना चाहिए कि कोई भी सरकार ना तो किसी भवन का नाम चेंज करेगी और ना ही किसी योजना का नामांकन चेंज करेगी। तभी हम भली प्रकार से उस योजना वक्त आ चुका है, आगे बढ़ते हुए देख बिल्कुल पाएंगे। वक्त आ चुका है, ये करना चाहिए। और यह अगर एक लिमिट राजनीतिक दल तय करेंगे तो ज्यादा ठीक होगा। नहीं, आने वाले वक्त में एक नेता की दीवार पे पट्टी लगी होगी कि अमुक भवन का शिलान्यास इन्होंने किया या उद्घाटन किया। जब दूसरी सरकार आएगी, दूसरी पार्टी की उस पट्टिका को उठा के साइड में रख देगी और अपनी पट्टिका लगा देगी। यह मैं वह बात कह रहा हूं कि जो हर राजनीतिक दल को आने वाले दिनों में चुभन पैदा कर सकती है। वजह साफ है कि दिल संकुचित होते जा रही है, सोच कमजोर होती जा रही है। अगर कोई भी काम करता है तो उस पर छाप लगनी चाहिए। जनता कहे, सूरज कभी नहीं कहता है कि देखे मैं निकल आया हूं, लोग कहते हैं कि देखो सूरज निकल आया है। राजनीतिक दलों को तो यह करना चाहिए। मैं विष्णु कुलवाल जी के पास जाना चाहूंगा। कुलवाल साहब, आप एक राजनीतिक दल से ताल्लुक रखते हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या वास्तव में योजनाओं पे जो आरोप लगते हैं कि हमारी योजना को हाईटेक कर लिया या हमारी योजना को आगे बढ़ा दिया, हाँ कुछ कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं आप? एक बात कह के अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। मेरा यह कहना है कि 1952 में देश में प्रथम आम चुनाव हुए, उसके बाद देश में तेजी से प्रगति हुई। जो रास्ते छोटे थे वो बड़े रास्ते हुए, जो छोटे भवन थे वो विशाल भवन बने, बड़ी बड़ी इमारतें बनी। लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों के जो दिल हैं वो छोटे रह गए। राजनीतिक दलों के दिल तो छोटे हुए ही, लेकिन जो उनके कार्यकर्ता हैं उनके बिल्कुल सिकुड़ गए हैं। तो ऐसे में आज ये विचार करना जरूरी है कि हम किस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो सरकार रूल करती है वो फॉर्मेशन होने के तुरंत बाद ही उसका पहला काम तो यह था कि जो पुरानी सरकार थी उसकी कौन कौन सी योजनाएं हैं उनके नाम बदलो, जो उन्होंने भवन का शिलान्यास या लोकार्पण किया है उनके नाम बदलो। तो मेरा ये मानना है कि हम गलत ट्रैक पे चल रहे हैं। कुलवाल जी, देखिए कुलवाल जी, आपसे भी मेरा सवाल यही है सरकार कि कोई भी आए कोई भी जाए। जी बोलिए, सवाल वही है मेरा आपसे। बोलो योगेंद्र जी, सरकारें आए या जाए, हाँ सरकार आए चाहे जाए, जनता की जो कड़ी मेहनत और जो उसका जो पैसा है उसका दुरुपयोग कोई भी सरकार नाम बदलने के नाम से नहीं करे, जिससे जनता को यह गुमराह होए कि ये योजना कौन सी थी, कब लाया था, कौन कर रहा है, कब आएगी। इस प्रकार की स्थिति चाहे वो सरकार किसी भी दल की आए, सवाल है अभी
अभी मेरे दो मित्र ऐसे बात कर रहे थे कि तुमने मेट्रो रोक दी, तुमने दिव्यावती नदी रोक दी। इस प्रकार की बातें अगर आएगी तो देश में कितना पैसा बर्बाद हो रहा है, कितना पैसा टेंडर पे दिया गया है, उसके ऊपर कितने पैसे की पेनल्टियां हैं, उन पैसे का क्या होगा। आज सरकारें कोई सी भी है योगेंद्र जी, योजनाओं के नाम नहीं बदलने चाहिए, चाहे वो सरकार किसी भी रूप में बने, जनहित के अंदर जितना काम करे। आज देखिए जयपुर में 6 हॉस्पिटल ये बोलते हैं कि अगर किसी आदमी का इंश्योरेंस हुआ होगा तो वो उसका इलाज नहीं करेंगे। क्यों भाई, क्यों नहीं करेंगे? उन्होंने उसका पैसा लिया है, पैसा लेने के बाद इलाज करने के लिए तैयार नहीं है। इस प्रकार का जो ये प्राइवेट रोका इलाज, पैसा उन्हें समय पर नहीं दिया गया, इसी वजह से इलाज रोका गया। यह राजनीतिक दलों को देखना चाहिए, सत्ता में बैठे हुए मॉनिटरिंग भी की जानी चाहिए। यह तो ध्यान रहता है कि जन्मदिन हमारा कब है, हमारा 1 साल कब पूरा हो रहा है, 100 दिन कब पूरे हो रहे हैं, बूथ पे क्या करना है, ये जनता के दर्द की जो योजना है उनकी मॉनिटरिंग क्यों नहीं होती है, यह ध्यान क्यों नहीं रहता है सरकारों को। नहीं योगेंद्र जी, आपने सही कहा, जो विधायक साहब है उनका जन्मदिन आता है तो रक्तदान होता है। आप जनता के, गरीब जनता का काम कर रहे हो आप। रक्तदान में कौन जाता है? उसके पार्टी के कार्यकर्ता जाते हैं। तो इस प्रकार से जनता को क्या फायदा हो रहा है उसके ऊपर विचार किया जाना चाहिए ना। चाहे वो सेंट्रल सरकार हो, चाहे वो इंश्योरेंस कंपनी हो, चाहे कोई हो। जब इंश्योरेंस कंपनी ने उसका पैसा लिया है तो वो उसका पैसा क्यों नहीं चुकाएगी हॉस्पिटल को? अगर उनको नहीं करना है तो उस आदमी के ऊपर से रिफंड कर दो आप, जिस तरह से इंश्योरेंस कराया। तो योगेंद्र जी, सरकारें आएगी जाएगी, मगर जब देश की जनता का काम, चाहे सरकार किसी की हो, उनको सख्ती से करना होगा, तब जनता का जाके भला होगा। चलिए, मैं जाना चाहूंगा वीरेंद्र शर्मा जी के पास में। वीरेंद्र जी, समय कम है, मैं एक पार्टी लाइन से भी अलग हट करके, आप एक देश के नागरिक भी हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं, एक परंपरा से चल पड़ी है। पहले यह सब नहीं होता था कि बिल्डिंग का नाम बदल दीजिए, योजना का नाम बदल दीजिए। यह आरोप आप लोग ही लगाते हैं आपस में। जब आप सत्ता में होते हैं तो कांग्रेस यही कहती है, जब कांग्रेस सत्ता में होती है तो बीजेपी यही कहती है कि हमारी योजना का नाम बदला गया है, बिल्डिंग्स के नाम बदल दिए जाते हैं। यह परंपरा उचित नहीं है। आने वाले दिनों में तो जो पट्टिकाएं हैं वो भी बदल दी जाएंगी। जनता का पैसा लगता है, बिल्डिंग बनती है तो भी लगता है, एक मंच सस्ता है तो भी लगता है, वहां पे जो योजना की लॉन्चिंग के लिए तमाम लवाजमा लगाया जाता है वह भी लगता है, उसमें जनता का पैसा लगता है। यह परंपराएं कब बंद होंगी? ये तो चल पड़ी हैं। एक अगर 1 इंच करता है तो दूसरा 2 इंच करने की कोशिश करता है, यानी कि एक योजना को डंप करने की, या जैसे आप जी योगेंद्र जी, देखिए जिस प्रकार से धर्मवीर जी ने और विष्णु जी ने विषय को रखा है, मैं भी सहमत हूं इस विषय से कि योजनाओं का नाम परिवर्तन नहीं होना चाहिए, और पार्टी प्लेटफॉर्म पे जहां पर भी होगा, संभव होगा, हम विषय को रखेंगे भी। और भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में भी मैं विश्वास दिलाता हूं कि आगे आने वाले समय में जब भी भाजपा की सरकार यहां आएगी, इस प्रकार योजनाओं का नाम परिवर्तन नहीं होगा। और मैं तो यहां तक कहना चाहूंगा आपके इस चैनल के माध्यम से कि योजनाओं का नाम किसी नेता के नाम पे मत रखिए, योजनाओं के नाम आम जनता के लिए रख दीजिए, जिससे बार बार परिवर्तन करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। तो मैं समझता हूं कि सभी को इस ओर आगे बढ़ना चाहिए। योजनाओं का नाम कुछ इस प्रकार हो जिसका नाम परिवर्तन करने की कभी जरूरत ही नहीं रहे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके भी हमारी कुछ कर्तव्य बनता है, हमें सोचना चाहिए, जिम्मेदार नागरिक के नाते सोचना चाहिए कि आखिर ये क्यों। अगर आप नाम बदलते हैं, चापलूसी खत्म करिए। जनता ने चुन के भेजा आपको। कोई भी राजनीतिक दल हो, किसी को खुश करने के लिए, उसके परिवार को खुश करने के लिए, या किसी को खुश करने के लिए आप मत चाहिए। जनता के लिए योजना अगर आप बना रहे हैं तो जनता को समर्पित करिए। और अगर वो जनता की योजना है, कमी किसी चीज में रह सकती है। मुल्क आजाद हुआ था, उसके बाद में जब 52 में पहली बार चुनाव हुआ, बजट आया था, विकास की योजनाएं बनी थी। दुनिया बदल रही है, जमाना बदल रहा है, भारत भी बदला है, विकास की प्रगति की ओर बढ़ा है। ऐसा नहीं है कि 52 में जो हिंदुस्तान पहले चुनाव के वक्त था, या 1947 में जब हमारा मुल्क आजाद हुआ था तो जैसा था वैसे ही खड़ा, बिल्कुल नहीं है। आज भारत बहुत
मैच्योर भारत कह सकते हैं, उससे एक विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में शामिल होने की हमारी तैयारी है, विकासशील भारत है। तो बहुत सारी चीजें हुई हैं दुनिया के साथ, समय के साथ, जमाने के साथ, वक्त के साथ चीजें बदलती हैं, लेकिन उन्हें आगे बढ़ाया जाना चाहिए। यह नहीं किया जाना चाहिए कि उसके पर कतरे जाएं। आगे बढ़ाइए, उड़ने दीजिए उन योजनाओं को। चले, मैं उपेंद्र राजपुरोहित जी के पास जाना चाहूंगा एक बार। उपेंद्र जी, योजनाएं बहुत सारी हैं, पहले से भी बनी हुई हैं। अगर किसी योजना में कोई कमी है उसे दुरुस्त किया जा सकता है, लेकिन जनता को भ्रमित करके नाम नहीं बदला जाना चाहिए। यह आम चौराहे की चर्चा कह रहा हूं मैं आपसे, जिसे स्वीकार भी किया हमारे राजनीतिक दलों के बैठे हुए साथियों ने। क्या यह बंद हो जाना चाहिए अब, यह परंपरा? बिल्कुल योगेंद्र जी, मैं तो पहले भी इस पे ऐसी बहस के अंदर कह चुका हूं कि जो भी स्थायी योजनाएं हैं, चाहे किसानों को लेकर है, चाहे आम गरीब को लेकर के स्वास्थ्य संबंधी योजना है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र को लेकर के हैं, या आम जनता को विभिन्न विभागों के अंदर एकल खिड़की के माध्यम से मिलने वाली सुविधाएं, इन योजनाओं का नाम नहीं बदलना चाहिए। इनमें यदि कोई कॉम्प्लिकेशन है तो उसको सिंप्लीफिकेशन करने के लिए आपका समय लगाना चाहिए, न कि योजना को बदल करके नए नाम के साथ पेश करना। इससे धन की हानि होती है, समय की हानि होती है। यानी देखा जाए तो सरकार, उपेंद्र जी रोकना चाहूंगा आपको, यहां पे मैं रोकना चाहूंगा, समय का अभाव है, समय का अभाव है, मैं रोकना चाहूंगा आप सभी को। तो कुल मिलाकर के सरकार का 1 साल कंप्लीट 17 दिसंबर को होगा। दोनों तरफ से तैयारी है। विपक्ष के नाते भाजपा कमर कस के बैठी है कि 365 दिन सरकार के 17 दिसंबर को हो रहे हैं, तो हर दिन की खामी गिनाई जाएगी। एक दिन पहले उपवास किया जाएगा, लेकिन जनता 3 दिन तक राज्य स्तरीय कार्यक्रमों की एक फेरिस्त जनता के बीच लेकर जा रही है। हर जिला मुख्यालय पे एग्जीबिशंस लगेगी जो सरकार की 1 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाएगी। इसी तरह से जयपुर में बड़े सम्मेलन होंगे, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट का हो, जो एमएसएमई यूनिट से जो जुड़े हुए हैं लोग, या फिर किसानों को लेकर के हो, या महिलाओं को लेकर के हो। 3 दिन सरकार के काफी महत्वपूर्ण कहे जा सकते हैं। सरकार कुछ योजनाएं जनता को समर्पित भी करेगी, खैर, लेकिन हमारे यहां पे एक परंपरा बन चुकी है। हम भी उसी तरह से इंतजार करते हैं कि सरकार का 1 साल है, कुछ सौगात जरूर मिलेगी। ये चले कि आपको एडिशनल, ये बोनस जिसको कहा जाता है, तनख्वाह आपके हमेशा आती है, बोनस दिवाली को आता है। उसी तरह से सरकार का 1 साल हो चाहे 2 साल हो, आपको बोनस मिलता है, क्योंकि बजट में अनाउंसमेंट किए जाते हैं, और जब बजट के अनाउंसमेंट को इंप्लीमेंट किया जाता है, वो आपका रूटीन है, यानी कि आपकी तनख्वाह आ रही है वो, और इस तरह के आयोजन जो होते हैं वो आपका बोनस है। तो चलिए एंजॉय करिए, और जिनका 1 साल पूरा हो रहा है वो भी और प्रतिपक्ष भी, दोनों ओर से तैयारी है। देखिए, आप और हम देखते रहेंगे, और जो आप तक हम पहुंचाने की कोशिश भी पूरी करेंगे। देखते रहे जन टीवी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।